हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने इससे पहले ओल्ड एनसीईआरटी के 3 चैप्टर करा दिए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज मैं न्यू एनसीईआरटी बुक्स जो क्लास 6 की है उसको पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। हम उसको पढ़ लें या इसको पढ़ लें तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता कि क्या क्या, अगर नया सिलेबस आता है तो आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी। अगर ओल्ड आता है उसमें भी थोड़ा सा टॉपिक सेम है, सिर्फ यहाँ पे कंटेंट का फ़र्क है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बुक्स का समाज का अध्ययन भारत और उनके आगे का 6 क्लास की है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, आगे इसके कंटेंट देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। ये इसकी विशेष सूची है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, उसका परिचय पढ़ेंगे। भारत और विश्व भूभाग और उनके निवासी पढ़ेंगे। हम पृथ्वी के स्थानों की स्थिति को पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। जो मैंने इससे पहले जो पृथ्वी के बताया था, पृथ्वी के हम परिमंडल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पृथ्वी के ग्लोब और अक्षांश के बारे में पढ़ा, फिर पृथ्वी की गतियाँ पढ़ा था, तो इसी में से मिलता जुलता ये सारा चैप्टर इंक्लूड कर दिया होगा। हमने महासागर और महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। फिर है स्थल रूप और जीव मंडल किस तरीके से परिवर्तित होते हैं, ये ज्योग्राफी के चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर जो दे रखे हैं इन्होंने अतीत यानी कि यहाँ अतीत नाम से स्पष्ट होता है, यानी हिस्ट्री के बारे में दे रखा है। हिस्ट्री की समय काल क्या था, उसके स्रोत क्या कहते हैं, भारत और इंडिया के बारे में या उनकी सभ्यता के बारे में कैसे प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद है हमारी संस्कृति, हमारे विशाल, ये भी हमारे हिस्ट्री के टॉपिक है। भारत की संस्कृति से जुड़े और विविधता और एकता हमारा जो है वो पॉलिटिकल साइंस से हैं। तो ये सारे जो चैप्टर हैं इसके बाद के ये सारे हमारे पॉलिटिकल साइंस विषय से, शासन और लोकतंत्र का किस तरीके से पार्ट वाइज, परिवार और समुदाय क्या होता है, लोकतंत्र भाग 1 में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र का जीवन क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार का क्या जीवन होता है, उसके आसपास की आर्थिक समस्या क्या होती है, उसकी आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है, कार्य का महत्व क्या होता है, हमारे आसपास की गतिविधियाँ, ये चैप्टर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट ही पढ़ेंगे कि पृथ्वी में स्थानों की स्थिति क्या होती है। ठीक है, एसएसटी में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दे रखा है कि आपको अगर कई बार होता है कि हमें पॉलिटिकल साइंस में नॉलेज नहीं होती तो हमें ये वाले पार्ट को भूल जाते हैं। तो भारत का संविधान भाग 1 का है, नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में बताया है, मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिका का कर्तव्य होता है जिसको हमें निभाना होता है। इसको भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये अच्छा है, ये क्योंकि इसमें से आपको नॉलेज ही मिलेगी, क्योंकि ये आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे दे रखे हैं भारत के संविधान अनुच्छेद भाग 3 में 12 से लेकर 35 में किस प्रकार से मूल अधिकार दिए गए हैं, उसकी कुछ शर्तें बताई गई हैं, उसके अपवाद बताए गए हैं, और सारा ही हमें डिटेल में दे रखे हैं कि समानता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन से मूल अधिकार आते हैं, अलग अलग बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से, धर्म की शुद्धता के अधिकार कौन कौन से होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो बताया गया है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या होते हैं, अल्पसंख्यकों के द्वारा होते हैं, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत को हमें किस तरीके से उपचार करना चाहिए, निपटाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश का, ये आप पढ़ सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। बहुत सारे से बच्चे क्या होता है कि एसएसटी पढ़ते समय आपको इंपॉर्टेंट बताया, जो पेडोलॉजी सेक्शन आता है ना, उसमें से इस चीज़ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपके जो पेडोलॉजी एसएसटी के आते हैं क्वेश्चन, वो आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज से ही क्लास, फिर इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि एनसीईआरटी में एनईपी में 2020 में क्या कहा गया है। देश के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की अनुशंसा करनी चाहिए। वो कहने का अभिप्राय है कि एनईपी में देश के लिए जो भी शिक्षा व्यवस्था आ रही है, जो भी एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, उसमें हमें किस तरीके से उनको लेके जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय प्रयास विज्ञान की भारतीय परंपरा और सभ्यता की उपलब्धियों पर आधारित है। कहने का अभिप्राय है जिस भी क्षेत्र में हमें मानवीय प्रयास मिल जाते हैं, अच्छी चीज़ें मिली जाती है, एजुकेशन दी जाती है, वो भी हमारी भारतीय परंपरा और सभ्यता से मिली हुई संस्कृति है, मिली हुई शिक्षा है।
कोई अलग से शिक्षा नहीं है। जो प्राचीन समय से हम शिक्षा पढ़ते आ रहे हैं, जो हम गुरुओं में गुरुकुल में पढ़ते हैं, वही शिक्षा यहाँ पे हमें पढ़ाई जा रही है। यह नीति कहा है, एनएपी ने खुद बोला है कि जितने भी विद्यार्थी हैं 21वीं सदी की संभावना और चुनौती के सामने रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार करती है। कहने का अभिप्राय है, यह नीति हमें बताती है कि विद्यार्थी को इस 21वीं सदी में किस तरीके से कोई भी चुनौती आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उसको कितना पॉजिटिवली लेना है और कितना रचनात्मक तरीके से, यानी क्रिएटिविटी तरीके से, कलात्मक तरीके से कैसे तैयार करना है। ये हमें एनएपी सिखाती है कि बच्चों को किस तरीके से उसका डेवलपमेंट करना है, उसको किस तरीके की एजुकेशन देनी है, किस तरीके की वो एजुकेशन लेकर अच्छे तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स आती है वो खुद से किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। नेशनल यानी नई शिक्षा नीति की आकांक्षाओं में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में सभी स्तरों पर सभी विषयों की पाठ्यचर्या में सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। कहने का अभिप्राय, जो भी एनएपी आया है उसकी जो भी आकांक्षाएं, जो भी इच्छाएं हैं, वो एनसीएफ 2023 की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2022 और 23 के बारे में बताया गया है कि इसमें नेशनल जो हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम बनाया गया है, उसमें बच्चों के विषय के अनुसार, वर्षों के विषय के अनुसार कहने का अभिप्राय है, इसमें जो भी विषय उनको पढ़ाया जा रहा है उसका जो हमें कंटेंट दिया है वो बहुत ही सिंपल, सोबर, सरल तरीके से दिया गया है और रखा गया है। इसका मतलब यह है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को पंचकोशीय विकास विकसित करने हेतु इस मध्य स्तर पर शैक्षिक विकास या यात्रा करने का विशिष्ट मार्ग प्रशस्त किया है। इस लाइन का मतलब है, जो भी प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को हमें पंचकोशीय यानी 5 कोशिकाओं के बारे में पता है। अगर आप एनएपी पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग दिया गया है कि किस तरीके से आपने ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मशास्त्र होता है, जीवन से रिलेटेड कला से देना चाहिए, हमें साइंटिफिक तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से हमें बच्चों का जो शैक्षिक एजुकेशन है उसकी जो एजुकेशन दी जानी चाहिए, उसका विकास एक अच्छे स्तर पर उसे प्रशस्त मार्ग देना चाहिए, यानी एक सही मार्ग की ओर विकसित करना चाहिए। इस प्रकार तीनों वर्षों में मध्य स्तर में 6ठी से 8वीं तक के विस्तृत है, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों के बीच का एक सेतु का कार्य करता है। कहने का अभिप्राय है, जब भी हमने एनएपी में लिखा, जो उनके अनुसार बनाई गई है, उसमें ये चीज़ ध्यान रखी गई है, जो भी आपकी प्राइमरी स्टेज है और जो भी आपकी सेकेंडरी स्टेज है, उनके लेवल के अनुसार हमने उसे सेतु का मतलब होता है इन दोनों में बराबर डिफरेंट लेते हुए ही हमने ये बुक्स स्टार्ट की है। मध्य स्तर पर पाठ्यचर्या कहने का अभिप्राय, जो भी हमने करिकुलम बनाया है उसकी रूपरेखा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उनकी उद्देश्य क्या, उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो विद्यार्थी के एनएपी को ध्यान में रखते हुए और एनसीएफ को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक लिखी गई है। किस तरीके से उद्देश्य को बच्चों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी, क्या उद्देश्य रखा था, ध्यान से सुनिए। विद्यार्थियों को उनकी आवश्यक कौशलों मतलब स्किल जो भी विद्यार्थी के हैं उसको दक्ष करना। कहने का अभिप्राय यह है, जब भी हम एसएसटी में पेडोलॉजी सेक्शन को पढ़ते हैं तो एसएसटी में पेडोलॉजी सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एसएसटी जो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसमें हमें इंपॉर्टेंट यह बताया जाता है कि बच्चों की स्किल जो होती है, जो उसके अंदर स्किल है, यानी कि सपोज एग्जांपल फॉर है, कोई बच्चा होता है कि संगीत से जुड़ा होता है, कोई बच्चा कला से जुड़ा होता है, कोई बच्चा अलग अलग डिफरेंट है जो साहित्य से जुड़ा है, कोई लेखन से जुड़ा है, तो ये स्किल जो भी इसके कौशल है उसको पूरी तरीके से निपुण बनाना, उसमें उसके बच्चे के जो भी स्किल है उसको बहुत ही अच्छा तरीके से बनाना है। बनाने का मतलब उसे दक्ष करना है, उसको निपुण करना है। जो बच्चों की विश्लेषणात्मक यानी कि उनकी जो हम कह सकते हैं एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है वो डेवलप करनी है, साथ ही वर्णनात्मक थिंकिंग डेवलपमेंट करनी है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी थिंकिंग डेवलप करनी है। इन्हीं सब तीनों यानी कि कहने का विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि आने वाली जो भी उनकी क्रिएटिविटी थिंकिंग होगी, जो भी उनमें दिक्कत आती है, उन्हें आने वाली चुनौती और अवसरों के लिए तैयार करें। कहने का अभिप्राय है, चाहे वो विश्लेषणात्मक हो, चाहे वो वर्णनात्मक हो, चाहे वो क्रियात्मक क्षमता हो, उसको प्रोत्साहित करना है। जो भी उनके अंदर स्किल है, इन तीनों को मिलाकर उनकी स्किल को डेवलप करना है। साथ ही साथ आने वाली जो भी उनकी चुनौतियाँ हैं, जाने वाली जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके लिए उनको तैयार करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए तैयार करना है। मध्यस्थ में
पाठ्यचर्या के जो आधार होते हैं, जो सेकेंडरी स्टेज में जो भी उन्होंने पाठ्यचर्या बनाई है, जो भी उन्होंने करिकुलम बनाया है, उसको विकसित करने के लिए बहुआयामी पाठ्यक्रम में ऐसे 9 विषयों को सम्मिलित किया गया है। कहने का अभिप्राय, जब भी हमने ये बुक्स बनाई थी, ये बुक्स को हमने पढ़ा था, तो उसमें पाठ्यक्रम जो भी उन्होंने कंटेंट यूज़ किया था, जो भी उन्होंने करिकुलम बनाया था, वो बहुआयामी था। बहुआयामी का मतलब है ऑल, सभी तरीके से सभी पार्ट को हमने छुआ है। ऐसे कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है कि हमने उसी को ही लिया है, ये कहने का अभिप्राय है। बच्चों की क्रिएटिविटी थिंकिंग को ध्यान में रखा है, उसके विश्लेषणात्मक को ध्यान में रखा हुआ है, उसकी सृजनात्मकता को ध्यान में रखता हुआ है, उसको किस तरीके से हम मोटिवेट करें, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश करिए 9 विषयों में। जो बच्चे समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चे इन विषयों के अलावा और विषयों को भी ज्ञान देते हैं, उसको भी हमने जोड़ने की कोशिश करी है। यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 3 भाषाओं, मूल भाषा को कम से कम 2 भाषाएं तो उनको आनी ही चाहिए सहित। यहाँ पे हमने साइंस का भी पोर्शन ले लिया, गणित से भी जोड़ लिया, सामाजिक विज्ञान से भी जोड़ लिया, कला शिक्षा से भी जोड़ लिया, शारीरिक शिक्षा और कल्याण और व्यवसायिक शिक्षा को भी सम्मिलित करना है। यानी कि हर एक पोर्शन को उन्होंने लिया है ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को बहुत मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, ये पेडालॉजी ही है सिस्टम की। इसको पढ़ लोगे तो आप आसानी से पेडालॉजी के क्वेश्चन को समझ सकते हो। ऐसी सृजनात्मकता, ऐसी क्रिएटिविटी परिवर्तनकारी शिक्षण संस्कृति के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। कहने का, कोई भी क्रिएटिविटी कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, वो हमारी टीचिंग किस तरीके से हम टीचिंग कर रहे हैं, एक टीचर एक बच्चे को टीच कर रहा है, वो हमारी संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल मतलब जो हमें रिलैक्स करती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो कहने का अभिप्राय है। इनमें से एक भी चीज़ होगी तो विभिन्न विषयों को हम पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता से, कहने का बराबर, इसमें से कोई भी विषय ले लो, वो हमारी पाठ्य पुस्तक की उपलब्ध का जो भी उन्होंने ली है, ये पाठ्य पुस्तक में टॉपिक्स जो भी विषय लिए हैं, उसे पढ़ने और पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कह रहे हैं जो भी टॉपिक्स उन्होंने लिया, चाहे साइंस का लिया हो, चाहे मैथ्स का लिया हो, चाहे समाज का लिया हो, चाहे सामाजिक का लिया हो, चाहे कला शिक्षा या शारीरिक शिक्षा या कल्याण व्यवसायिक शिक्षा लिया हो, यानी कि फिजिकल एजुकेशन लिया हो, या फिर कहने के हमें कह सकते हैं, हमने यहाँ पे दो तरीके से जो भी हमने टॉपिक्स लिए हैं, उस विषय को चाहे टीचर पढ़ा रहा है उसकी भी भूमिका निभाए, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी उनकी अच्छी भूमिका निभाएंगे। ऐसी भूमिका जो बच्चों को क्रिएटिविटी करे, यानी क्यूरोसिटी पैदा करे कि आगे इसके बाद क्या होगा। अगर पृथ्वी ऐसे हो रही थी, पृथ्वी में इस तरीके से चीज़ें हो रही थी, हमें तो पता ही नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं वो खुद खोजेंगे। उनको अगर आप थोड़ी सी चीज़ बताओगे तो वो और इंटरेस्ट लेके वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेगी। खोजी प्रवृत्ति के माध्यम से एक विवेकपूर्ण संतुलन स्थापित करेगी। कहने का अभिप्राय है, जो भी हम उसको सिखा रहे हैं उसके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ेगी, उसके अंदर रिसर्च बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की खोजना करेगा और उसको संतुलित बनाएगा। दूसरी आवश्यक है, कक्षा में संयोजन बनेगा। कहने का अभिप्राय है, जो भी हमने पाठ्यक्रम लिया है, जो भी हमने कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो भी हमने कंटेंट दिया है, वो एक नियोजन बनाएगा। नियोजन मतलब क्लास में डिसिप्लिन बनाएगा, विषयों में इंटरेस्ट बढ़ाएगा, बच्चों में इंटरेस्ट होगा, बच्चों में रुचि होगी, बच्चों में संतुलन बनाए रखेगा। और इससे क्या होगा, जो शिक्षक है वो भी अच्छी तरह विषय को पढ़ाने की कोशिश करेगा। विषयों की अगर क्लास में डिसिप्लिन रहेगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे बच्चे, तो टीचर भी क्या करेगा, और अच्छी तरह से पढ़ाने की डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा। मध्य उचित संतुलन स्थापित करने के लिए शिक्षकों की तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर टीचर ने इतने अच्छे तरीके से समझाया है तो बच्चे भी उस तरीके से उस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। अगला है राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल करिकुलम एंड फ्रेम, जिसमें हम कहते हैं NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण के निरंतर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें तैयार करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। यानी कि हमने NCERT बुक्स को जो पढ़ा है, जितने भी तैयार कंटेंट करे हैं, इसको पढ़ने के लिए परिपूर्ण है। विभिन्न विषयों में पाठ्यचर्या समूह का गठन किया गया है। हमने अलग अलग डिफरेंट टॉपिक लेके इसको संपूर्ण किया गया है। इसमें से निम्नलिखित संबंधित विषय विशेषज्ञों, शिक्षा शास्त्रों और अध्यापकों जैसी ऐसी गुणवत्ता पाठ्य पुस्तक बनाने हेतु संभव प्रयास किया। यानी कि उन्होंने थोड़े बहुत विषय विज्ञान के ले लिए, थोड़े बहुत शिक्षा शास्त्र के ले लिए, थोड़े बहुत कल्याण के ले लिए, जो भी अध्यापकों की गुणवत्ता के अनुसार, अध्यापकों की नॉलेज के अनुसार पाठ्य पुस्तकों को बनाने की कोशिश की है।
सामाजिक विज्ञान की यह पाठ्यपुस्तक विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अंशरक्षक पुनर्निर्माण करेगी, अनुपालन करेगी। यानी कि जो भी हमने एनसीएफ द्वारा चीज़ें दी गई हैं विद्यालयों में शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, वो इसका पालन करेगी। विषय सामग्री कम रखते हुए यह पाठ्यपुस्तक मूलतः मूल अवधारणाओं और घटनाओं पर आधारित केंद्र करने का एक नवीन प्रयास है। कहने का अभिप्राय है जो भी हमने विषय लिए हैं उसकी जो सामग्री हमने कम रखी है, लिमिटेड चीज़ें रखी हैं, इतना ज़्यादा होपलेस नहीं करा बच्चों को, ताकि उनको उनकी जो घटनाएं, जो रेलिवेंट्स एविडेंस है जो हमें मिले हैं और उनके बारे में जो जानकारी देनी है वो सही, नवीन, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को देने का प्रयास करेगी। इन्होंने अनेक चित्र दिए हैं, आरेखों दिए हैं, मानचित्र दिए हैं, लेखा चित्र दिए हैं, ग्राफिक के माध्यम से भी व्याख्यान, यानी कि अट्रैक्टिव चीज़ें जिससे बच्चा पढ़ सके कि हाँ ये जगह ऐसी थी, ये जगह इससे है, ये माना, ये मतलब उस समय के जो अतीत के समय में हमें क्या क्या चीज़ें मिली, सभ्यता का विकास कब कब हुआ, सबसे पहले सभ्यता का विकास में किस तरीके से उनका अंत हुआ, फिर दूसरी सभ्यता आ गई। तो इस तरीके की चीज़ें देने से क्या होता है कि बच्चे में रुचि और अधिक बढ़ती है। कहने का अभिप्राय यह है। इसमें सर्वसमेशी प्रारूप इन पाठ्य सामग्रियों को अधिक रुचिकर बनाकर जीवांत कर देता है। जीवांत करने के बाद इतना मतलब ऐसा लगता है वो रियल बेस्ड चीज़ें हैं। हमें रियल में ही अगर इमेजिन करें कि हाँ, पिक्चर को देखकर हम इमेजिन करते हैं कि हाँ वो ऐसी चीज़ थी, वो कुतुब मीनार इस तरीके से बना था, उसकी इतनी मंजिल थी और बाद की 2 मंजिलें इस व्यक्ति ने बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये उनके में ऐसे रियल बेस लगेगा। जीवांत मतलब जान डाल देना। यह पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिस कराएगा, उसको चिंतन मनन कराएगा। चिंतन मतलब क्या आएगा कि वो थिंकिंग से सोच सके कि ये इस तरीके से होता था, उस समय इस तरीके के कांसे के सिक्के बनते थे, मिट्टी के बर्तन बनते थे, उस समय के जो भूगोल थी वो कैसी थी, पृथ्वी में किस ब्रह्मांड किस तरीके था, चांद सूरज जो भी थे, ग्रह थे, उपग्रह थे, इस तरीके की बात में वो चिंतन करना शुरू करेगा, एक्टिविटी करेगा। प्रैक्टिकली वो खुद करने की कोशिश करेगा, खुद इमेजिन करेगा, खुद उस चीज़ को देखेगा कि अगर मैं पृथ्वी को ग्लोब में बनाता हूँ और उसमें ग्लोब में किस तरीके से कौन सा देश किस जगह पे है, कौन सा देश, कौन सी नदी, कौन से पहाड़, तो इससे खुद ही प्रैक्टिकल वो एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। परियोजना मतलब एक्टिविटी, यानी कि उसमें प्रोजेक्ट करेगा, उसमें योजनाएं बनाएगा। आगे देखते हैं। परियोजना द्वारा उन्हें स्वयं अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जो भी हम उसे चीज़ें दे रहे हैं, जो भी हमने उनको पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्य कंटेंट दिया है, उसमें जो अच्छे अच्छे चित्र दिए हैं, आलेख दिए हैं, उसको ग्राफिक का यूज़ किया है, जो भी हम करेंगे वो कहीं ना कहीं बच्चों को उनके विषय में निपुण बनाने की कोशिश करेगा और उन्हें प्रेरित भी करता रहेगा। 5 विषयों का चयन एक बहुविषय परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने की महत्वपूर्ण आवश्यक की पूर्ति को पूरी करता है। कहने का अभिप्राय जो भी हमने विषय है और जो भी विषय लिए हैं वो भी उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार सांस्कृतिक मतलब अपने कल्चर से जुड़े दृढ़ विश्वास और हमारे एक विषय सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा, ये हमारी विरासत को, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमें पहले से ही धरोहर में मिली है, उसको ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये अन्य विषयों पर भी समाहित होगा। यानी डिफरेंट साइंस का विषय भी ले लिया, कला का विषय भी ले लिया, या व्यवसायिक शिक्षा का विषय ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं उससे भी उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आशा करती विद्यार्थी और शिक्षक दोनों इस पाठ्य पुस्तक का पठन और पाठन पढ़ सकते हैं और टीचर पढ़ा सकता है और बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। उनके लिए अच्छा, सुखद और ज्ञानवर्धक चीज़ें अनुभव प्रदान करेगा, यानी कि उनके लिए नॉलेज पैदा करेगा। आगे कह रहे हैं, इस पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कई स्तर पर विद्यार्थी को विभिन्न शिक्षण साधनों की आवश्यकता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि उनको टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, जो संसाधन यूज़ कर रहे हो, जो सोर्स यूज़ कर रहे हो, उसकी भी जानकारी उनको देनी चाहिए और उनसे प्रोत्साहित होंगे। कौन होंगे? विद्यार्थी। ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जो विद्यार्थी के पुस्तकालय में भूमिका निभाते। कहने का अभिप्राय है हमें ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो लाइब्रेरी जो पुस्तकें रखी है उनकी महत्वता बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को ऐसी दिशा देनी चाहिए, ऐसा मतलब एक कह सकते हैं एक ऐसी लाइन देनी चाहिए जिसमें बच्चे का प्रोत्साहन भी हो रहा है, साथ ही साथ उसको एक गाइडेंस भी मिल रही है, मार्गदर्शन भी हो रहा है, जिसमें अभिभावक और शिक्षक की दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। मैं पाठ्य पुस्तकों के
सम्मिलित सभी विषयों को आभार व्यक्त करता हूँ जिससे कि उन्हें इस उत्कृष्ट प्रयास को साकार किया। आशा करता हूँ कि यह पुस्तक सभी नित्यधारकों की अपेक्षा को पूर्ण करेगी। इसके साथ ही हमारे जितनी भी टिप्पणियाँ और सुझाव का स्वागत करते हैं। इसमें भावी संस्कारों को अभीष्ट और उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी इनके यहाँ के निदेशक थे, नेशनल जिसको कहते हैं, हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिशिक्षक ने, उन्होंने ये बुक लिखी है। इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट था, इससे हमें पता चलता है कि हमने एसएसटी की बुक्स जो बनाई गई है उसका क्या मेन रोल था। इसमें चैप्टर वाइज भी बताया गया है, हम उसको भी पढ़ेंगे। ये पेडालॉजी के लिए है एक तरीके से। मैंने इससे पहले आपको जो टॉपिक में सबसे पहले विषय वस्तु के बारे में बताया था और उसकी डिटेल बता दी कि किस तरीके से एनसीएफ एनईपी की 2020 के साथ साथ एनसीएफ 2023 में जो भी इन्होंने कंटेंट दिया है सामाजिक विज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उसके बारे में ये डिटेल में बताया है। उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर जिसमें हम परिचय समझेंगे सामाजिक विज्ञान क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसका विषय है। हम उसके आगे आगे पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ों को ही समझना जरूरी है। इसी के आधार पर इन्होंने एग्ज़ाम को बनाया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय लिए गए हैं, उन विषयों को किस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा गया, अलग अलग तरीके से कैसे जोड़ा गया है। सबसे पहले जो विषय लिया है का, जो भारत और विश्व भूगोल में किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके के उनके कल्चर है, किस तरीके के उनका धर्म है, किस तरीके की उनकी आस्था है, इसके बारे में बताया। दूसरा विषय लिया है अतीत के चलचित्र, उसमें भी अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। फिर है तीसरा विषय हमारा जो लिया गया है वो गाय हमारी संस्कृति और विरासत ज्ञान की परंपरा लिया। चौथा शासन और लोकतंत्र लिया है। पांचवा हमारा आसपास के आंतरिक जीवन को लिया, जो मैंने अलग से आपको बता दिया। इनके अलग अलग पॉइंट है। काम में हमने दिया है कि हमारे महासागर क्या होते हैं, पृथ्वी में क्या कौन सी नदियाँ होती हैं, स्थान कौन से होते हैं, स्थिति को कैसे पता लगाते हैं, महासागर क्या होते हैं, बलद्वीप क्या होते हैं, इतिहास, ये सारे टॉपिक आपको फर्स्ट जब चैप्टर पढ़ा था मैंने उसी में ही सारा बता दिया था। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषयों को बांटा गया है, इसलिए हमें सामाजिक विज्ञान को पढ़ना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि इसमें चित्र को देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र कहीं ना कहीं आपको बताता है कि ये चित्र, देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में पेडोलॉजी में आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें किस तरीके की चीज़ों को ग्राफिक का यूज़ किया है। एक तरीके से ये फोटो एक ग्राफिक यानी कि कैमरे से खींची गई है और किस तरीके से आपको रियल बेस लग रही है। जीवांत मतलब होता है रियल बेस चीज़ें दिखाई गई है। आप ऊपर को देखोगे, ये झील है, ये एक तरीके से झील है और ये झील कहाँ आ रही है, सड़क का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये छोटे छोटे घरों में रहने वाली जो एक्टिविटी होती है उसका क्या उपयोग है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस पुस्तक के माध्यम से मिलेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न को सामाजिक विज्ञान इस प्रकार प्रभावित होता है। अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया गया है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हम 21वीं शताब्दी में है, यदि हम इसे नहीं समझ सकते तो जल्द ही इसके आगे के पार्ट को भी समझ पाएंगे। अगर इसको समझ लिया तो सारे पार्ट भी आप आसानी से समझ सकते हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे समय जो है वो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, यानी कि हर चीज़ एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, आप सभी को पता है। इस तरह की तकनीकी में तीव्र विकास हुआ है, यानी कि अब हम टेक्निकली रूप से, पहले तो हमें यह कहता था डिजिटल मार्केटिंग है, हम डिजिटल तरीके से हर चीज़ कर सकते हैं, डिजिटल तरीके से हम फोटो को और अच्छी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कहने का ये तीव्र विकास हो रहा है। हमारी जो जीवन शैली है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक बदलाव हुआ है, यानी कि कहने का अभिप्राय है, वो एग्जाम्पल बोल रहे हैं। दूसरी ओर से हम ये कह सकते हैं इस संसार में बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, सशस्त्र संघर्ष भी हुए, बढ़ते हुए सामाजिक तनाव का सामना हमने कहीं ना कहीं किया है, प्राकृतिक आपदाएं भी हुई हैं। ठीक है, ये कहने का अभिप्राय है। एवं हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण, ये हमारी जो कहने का अभिप्राय है, इस क्षेत्र में जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे प्राकृतिक आपदा के कारण भी भारी दबाव भी पड़ रहा है। असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हमें हर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विश्व भर में अधिकाधिक लोग ये सोच रहे होंगे कि मानव के समक्ष आने वाली सभी चुनौतियां समस्याओं को किस प्रकार हल करे, समाज हमारे किस तरीके से शांति और समरसता के साथ हमारे जीवन जीना सीखे, हम किस प्रकार के इस सुंदर ग्रह और पृथ्वी जिसे हम नहीं साझा करते वह इसकी रक्षा न केवल अपने अपितु अपता रहने वाले प्रजातियों के साथ करे, यानी कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी रक्षा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल है और उसका उत्तर सरल नहीं है। यह सरल हो भी सकता है क्योंकि मानव समाज के अधिक विविध और जटिल, मानव जिस समाज में रह रहे हैं वो अधिक जटिल और विविध हो। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने या उज्ज्वलता जो आने वाला भविष्य है उसका निर्माण करना चाहते हैं तो विश्व की ओर से विश्व रूप से मानव समाज को समझना होगा। और मानव समाज विज्ञान का ही एक सार माना जाता है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान क्या होता है वो ही बता रहे हैं। ये एक तरीके से पेडोलॉजी है, इसको ध्यान से समझना। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा
किंतु ऐसा नहीं है। यह विषय जहाँ तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों से प्रयोग करता है। इस पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण देखेंगे तो इसके केंद्र जो है मानव समाज, जो स्वयं इसकी विविधतापूर्ण में मतलब है, कहने का अभिप्राय है कि हर तरीके से समाज में जो भी ये सामाजिक विज्ञान पढ़ता है उसमें हर विषय को इन्होंने बहुत ही सरल ढंग से समझाने की कोशिश करी है। विज्ञान की तरह जैसे विज्ञान होता है जो एक साइंस को बताता है, जिसमें जीव विज्ञान होता है, हमारा रसायन विज्ञान होता है, तो अलग अलग विषयों को बताता है। उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं वो भी हमें अलग अलग प्रक्रियाओं के अपनाने की निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की क्षमता देता है। सामाजिक विज्ञान के इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना स्टार। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना इस चीज़ को, वो बहुत हेल्प करेगा। सामाजिक विज्ञान के विषय में ये पैडोलॉजी सेक्शन पढ़ा रही हूँ मैं आपको एक तरीके से, क्योंकि पैडोलॉजी सेक्शन अगर आपने पढ़ लिया तो आपके जो 20 नंबर है वो उसमें से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। इसका विषय क्या है, उपविषय जो दिए गए हैं, भूगोल है जिसमें इतिहास भी आता है, राजनीतिक विज्ञान भी आता है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान और मनोविज्ञान आदि विषयों को लिया गया है। यानी कि आपको इन विषयों को भी देखना है। इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से उपविषय का अध्ययन हमने माध्यमिक स्तर में करेंगे और कुछ है जो मध्य स्तर में हमने वर्गीकरण नहीं किया है। इस तरीके के 5 विषयों का प्रयोग किया है। जो सबसे पहले के विषय हैं वो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ये हमारे जो है वो हम इस क्लास में यानी 6 to 8 क्लास के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, कहने का अभिप्राय है। पहला विषय जो आपको सभी को पता है, हम इसमें थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ेंगे, एक साथ में आपको कभी नहीं पढ़ाऊंगी, ध्यान रखना इस चीज़ को। सबसे पहला है भारत और एवं विश्व भूभाग उनके निवासी। इस विषय को ध्यान से, इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें, हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उनके बारे में दर्शाने का तरीका शामिल है। कहने का अभिप्राय है कि जो भी हमने विषय लिया है वो हमारी रियल बेस बोल सकते हैं, और उनकी विशेषताओं के बारे में भी हमने ढूंढा है और तभी शामिल किया है। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि हम मोबाइल में शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, हम मानचित्र को देख सकते हैं, हम हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि हमें हर चीज़ भी आसानी से वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन वास्तव में यह विषय मानचित्र के स्तर ही इतना ही चर्चा नहीं करता। इस विषय के माध्यम से हमें पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान जब यह इतिहास बना था, मानव सभ्यता के फलने फूलने और भौगोलिक संरचनाओं में, जिसमें हमारे समुद्र थे, पर्वत थे, नदियाँ थी, किस प्रकार की भूमिका निभाते थे। भारत के संदर्भ में यह विषय बताना और भारत की प्रकृति से हमें उसके अवगत कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि भारतीय सभ्यता को किस तरीके से अनूठी पहचान, उनको अपनी एक पहचान देनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारा पैडोलॉजी सेक्शन है। इसके बाद चैप्टर आएगा, क्योंकि हर विषय को आपको क्यों दिया गया है, इस विषय के पीछे की जो धारणा है, जो जिसने भी ये लिखा होगा उन्होंने इस विषय की क्यों दिया ये चैप्टर, इसके बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं चित्रपट चैप्टर दिया, यानी कि चित्रपट का मतलब होता है कैनवस जैसा एक टुकड़ा होता है, जिस पर एक कैनवस का एक टुकड़ा होता है जिस पर चित्र और डिजाइन बने होते हैं। जैसे यहाँ पे एक लक्कड़ का पहले होता था कि एक लक्कड़ का होता है, उस पर चित्र बने हुए होते थे और उसको छाप दो तो वो पेपर पे या जिस पे भी आप छापना चाहते हो उस पर छप जाता था। वही चीज़ कह रहा है कि कैनवस जैसा एक टुकड़ा होता है जिससे चित्र और डिजाइन आसानी से बनाए जा सकते थे। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या को व्यक्त करता है, कभी कभी हमें ये चीज़ें मिल जाती है और हमें ये बताता है कि इतिहास में ये भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। इसे आमतौर पर दीवार या लटका कर रखा जाता है। चित्रपट में अतीत का चित्रण, यानी कि पुराने समय में जो मिली हुई चीज़ें थी उसके बारे में डिफाइन करता है कि अतीत में यह चीज़ भी मिली थी। हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है। इस विषय में दिए गए अध्याय आपको यह हमें अधिक स्पष्ट दिखाएंगे कि दूसरे शब्दों में कहे गए अतीत हमारी पहचान का स्रोत है और है हमें समझने में की सहायता करता है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, यानी कि हमारा विकास किस तरीके से हुआ, हमारी जो भी चीज़ें हमें मिली है वो हमें इस समय के को जानने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अतीत हमारे साथ ही है, क्योंकि दुर्भाग्य में इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं अपितु वह यहाँ लोगों का, सरकारों का, शासकों का द्वारा दी गई गलतियों को उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। समझने के उपरांत ही यह आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से, दोबारा रिपीट करने से, जो गलतियां उस समय हुई है उस गलती को हम ना दोहराएं। इसलिए अतीत का हमें उसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
आगे अगला विषय इन्होंने लिया था हमारी सांस्कृतिक और विरासत की परंपरा। ये है कि प्रायः माना जाता है कि भारत की संस्कृति और अत्यंत ही समृद्ध और प्राचीन है। हमें पता ही है हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, कितनी समृद्ध है और कितनी प्राचीन है, लेकिन ये सत्य भी है कि परंतु इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका मार्गदर्शन क्या है, इनका गाइडेंस सिद्धांत क्या है, भारतीय इतिहास में किस प्रकार से प्रकट हुई है, हमारे विषय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका अन्वेषण, जिनकी खोज करना इस विषय में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, स्टार लगा रही हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे, यानी हमारी संस्कृति को समझे, हमारी सभ्यता को समझे, हमारे जो भी घटनाएं हुई हैं उस समय को समझे और उनके मूल्यों की प्रशंसा करे। कहने का भी बारे उनकी वैल्यू की प्रशंसा करे कि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी, हमारी धरोहर इतनी अच्छी थी, हमारी विरासत इतनी अच्छी थी। ये बच्चों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अगला विषय जो इन्होंने लिया था वो लिया था शासन और लोकतंत्र। क्यों लिया था इसके बारे में भी बताया गया है। प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक प्रणाली की समझ होनी चाहिए, ताकि भारत विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है, ये विभिन्न स्तरों पर यह कार्य करने वाले विशिष्ट प्रशासन प्रणाली की अपनाई गई है। यानी कि अलग अलग स्तर में अलग अलग चीज़ों को अपनाया गया है, उनके विषय में पढ़ना हमको भी जरूरी है। विशेषताओं और घटक क्या है, शासकों में जो लोग जिस प्रकार की भूमिका या भागीदारी कर सकते थे, उनका अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या थे, उनके धर्म क्या थे, उनका देश क्या था, एक प्रणाली से क्या अन्य देशों से यह प्रणाली अपनाई गई थी, हाँ कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से देश आपस में किस तरीके से संपर्क में स्थापित करते थे, इस विषय में पढ़ेंगे। इस विषय के अध्ययन करने से हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये विषय हम पढ़ेंगे तो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। हम भारत के नागरिक हैं, हम नागरिक क्यों हैं, इस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह विषय समझ सकेंगे कि वे सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उसमें कार्य करते हैं, हमारी कार्यपालिका किस तरीके का कार्य करती है, हमारी विधायपालिका किस तरीके से कार्य करती है। ये हम डिफरेंट तरीके से जो हम पॉलिटिकल साइंस को हम समझने की कोशिश करेंगे के कार्य साथ ही और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय और राष्ट्रीय नीतियाँ वक्तव्य प्रभावी ढंग से कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक जो इन्होंने लिया था, हमारे आसपास के आर्थिक जीवन किस तरह का होगा। कोई भी परिवार अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु जैसे प्राथमिक स्तर में जो नीड होती है, जो पहली इंपॉर्टेंस कैसे प्राइमरी स्टेज होती है, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस किस चीज़ों को फुलफिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन हमारी प्राइमरी स्तर है, वस्त्र हमारा है, नींद जिसकी है पहली, आश्रय है, जल की उपलब्धता है। द्वितीय स्तर हमारे याद रखने, ये भी स्टार लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट है पेडोलॉजी सेक्शन को। द्वितीय स्तर में वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इस प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना, यानी कि हमारी जो भी आर्थिक अथवा इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, उसको हमें मजबूत बनाना है। इसके बिना हमारा देश जो है सामंजस्य से पूर्ण उन्नति नहीं कर सकेगा। अगर हमारा इकोनॉमिक्स जो सर्कुलर है, जीडीपी कह सकते हैं इसको, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा नहीं बनाया तो हम उन्नति नहीं कर सकते। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मुद्रा को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कौन कौन सी हम उसमें गतिविधियाँ शामिल कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारी इकोनॉमिक्स को यानी अर्थव्यवस्था को बनाता है। प्राकृतिक और मानव संसाधन को किस प्रकार सर्वाधिक हम अच्छा बना सकें, वो कहने का। इस विषय में कुछ भी अवधारणा प्राकृतिक निर्धारण जो विषय के उत्तर की खोज में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं ठीक उसी प्रकार के, जैसे कि इन्हें होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान को इसी प्रश्न को पूछने की कला के विषय में संबंधित है। यही प्रश्न हम सब जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तो तभी हमें सही उत्तर की खोज कर सकते हैं। इस पुस्तक के विषय के अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से की गई उपयुक्त तथ्य की पुष्टि करता है। आगे कह रहे हैं भूगोल से संबंधित अध्याय में शतरंज के खिलाड़ी और प्राचीन काल में तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेगी, यानी कि तमिल में कौन सी कविताएं लिखी गई थी, ये भी आपको आपकी संस्कृति से जुड़ेगा, आपकी सभ्यता से जुड़ेगा। विरासत में, सांस्कृतिक विरासत में आने वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग किस प्रकार चर्चा की जाएगी। अर्थव्यवस्था केंद्रीय अध्याय में सेवा की अवधारणा किस प्रकार होती है, त्योहारों का वर्णन किया गया है। ऐसा जानबूझ के किया गया क्योंकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं। आगे कह रहे हैं बहुविषयकता कहा जाता है, इसको हाईलाइट कर लेना, जिसे आप हम पढ़ेंगे। यह हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। वास्तव में यह जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है। हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अब हम यहाँ तक स्पष्ट हो गया है कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए एक बेहतर भविष्य निर्माण करने के लिए अतीत का निरंतर प्रयोग करता है। यह अन्वेषण गुण और रोमांच कार्य करता है। इस तरीके से हमें
ये विषय पढ़ना चाहिए। यहाँ से हमारी चैप्टर 1 शुरू हो जाता है। इससे पहले मैंने जो दिया है वो सारा पेडालॉजी था। ये पेडालॉजी की क्लास थी, एसएसटी पेडालॉजी को, इसको पढ़ना है मल्टीपल चॉइस में। इससे देखना आप प्रीवियस के क्वेश्चन करोगे आसानी से, क्योंकि अलग से पेडालॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, टीएलएमएन यूज़ करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ यूज़ करते हैं, मैं वैसे अलग से आपको सारा डिटेल में पेडालॉजी करा दूँगी। आपको इसको ज़रूर देखना है। हम इसके बाद चैप्टर 1 पढ़ेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर का न्यू एनसीईआरटी बुक्स को बहुत बच्चे इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं कि जो भी विषय लिए गए हैं हम पेडालॉजी को क्यों उपयोग करते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं, ये चीज़ बताया गया है। पेडालॉजी का मतलब ही यही होता है, हम भाषा शिक्षण क्यों कर रहे हैं, हम हिंदी शिक्षा शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश शिक्षा शास्त्र इंग्लिश पेडालॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ उनको समझाने की कोशिश करना है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यह वीडियो देखने के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो।